हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है अभिनव पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं पंडित दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आपके सिविक्स के पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अ लॉट टू नो एंड अ लॉट टू डिस्कस, लेट्स बिगिन विद इट। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी हम अपने भारत देश में भी देखते हैं कि हमारा एक देश जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री से हम क्या समझते हैं कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, जिसमें कि वोटिंग राइट्स आते हैं, तमाम तरह की जो सिटीजन्स को राइट मिले रहते हैं, उनका इस्तेमाल करके, उनका उपयोग करके हम जो वोट करते हैं, हम जो सरकार चुनते हैं, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी में आप देख सकते हो, ये जो इसका स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें कि जो रूलर है वो लोगों द्वारा इलेक्टेड हो। लोग, जहाँ पे लोग इलेक्शन के थ्रू अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, या फिर आप मोनार्की सिस्टम तो नहीं कह सकते, बट इसे हम कह सकते हैं जो आप प्रेसिडेंट चुनते हो, प्राइम मिनिस्टर चुनते हो, जो एक सरकार बनती है, जो रूलिंग पार्टी रहती है, उसको हम इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो अब देखिए क्या है, डेमोक्रेसी में खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, ये रूलर्स कौन होते हैं, और ये द पीपल कौन है, और ये इलेक्शन क्या होता है। तो इस पे हम आगे डिस्कस करते हैं। होप ये आपको आ गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। जैसे कि बहुत सारे देश हैं जो अभी भी डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ पे इलेक्शन जैसी कुछ चीज़ें नहीं होती। हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे। और कुछ देश ऐसे ऐसे हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक बताते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी है नहीं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि ये रूलर्स कौन होते हैं, इलेक्शन क्या होता है, ये पीपल कौन है, और ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ये देखिए, आइए एक एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का, जिसमें कि आप देखते हैं मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसमें हम क्या देखेंगे, पाकिस्तान का हम एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप के थ्रू वहाँ पे तख्ता पलट किया था। पहले वहाँ पे क्या थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे रूल कर रही थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ पे मिलिट्री शासन वहाँ पे लगा दिया, वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया। तो अब क्या हुआ, क्या पाकिस्तान अब डेमोक्रेटिक रहा? इसको हम देखते हैं आगे चल के कि इन्होंने क्या क्या बदलाव किए फिर वहाँ पे। तो इससे हम पता लगाएंगे कि क्या वो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में प्रिवेल करती थी। तो ये देखिए, उन्होंने जब सबसे पहला स्टेप क्या किया, उन्होंने वहाँ की जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया उस पाकिस्तान का। फिर क्या होता है, लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट इन एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन अ कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 years ऑफ एक्सटेंशन। फिर क्या किया, वहाँ पे वो उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बताया था, लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने अपना डेजिग्नेशन को चेंज करके अपने आप को प्रेसिडेंट बता दिया, पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना दिया 2002 में। 2002 में क्या हुआ था कि उन्होंने रेफरेंडम कराया था पूरे कंट्री में, और उन्होंने 5 साल के लिए अपनी जो कार्यकाल है उसे और बढ़ा दिया। अब क्या हो गए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ अब वहाँ के राष्ट्रपति हो गए। इसके विरोध में वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने वहाँ पे काफ़ी आवाज़ उठाए थे कि जो रेफरेंडम हुआ है, ये काफ़ी सारे फ्रॉड हुए हैं, इसमें माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, लोगों के अधिकारों को दबाया गया है। जो इलेक्शन प्रोसीजर है, जो रेफरेंडम प्रोसीजर होता है, रेफरेंडम इन द सेंस क्या होता है, रेफरेंडम को आप बता दें कि वहाँ की जनता से पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे आप रेफरेंडम से ये पूछ सकते हैं कि आपको, जैसे किसी स्टेट को, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से ये वहाँ के लोगों से ये पूछा जा सकता है कि एक रेफरेंडम करा के वहाँ के लोगों का कि क्या आप इस देश में रहना चाहते हैं, भारत देश का अभिन्न अंग रहना चाहते हैं, या फिर आप अपना खुद का देश बनाना चाहते हैं। तो ये होता है रेफरेंडम, वहाँ के लोगों से पूछा जाता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जहाँ पड़ते हैं, वो जिसके फेवर में पड़ते हैं, तो वही काम होता है।
तो वहाँ पे भी पाकिस्तान में भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कुछ इस टाइप का रेफरेंडम कराया था, लेकिन वो रेफरेंडम सिर्फ एक नाम मात्र था, जो कि काफ़ी सारे वहाँ पे फ्रॉड हुए और माल प्रैक्टिसेस हुई थी। तो फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan. उन्होंने 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया, जिसके अंतर्गत में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। तो देखते हैं संशोधन क्या किया गया। उसमें काफ़ी सारे संशोधन किए थे जब परवेज़ मुशर्रफ राष्ट्रपति बने। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट होती है, लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे ही कुछ पाकिस्तान में ये नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उसको डिसमिस कर दिया उन्होंने हटा दिया। तो अब क्या हुआ, जो भी रूल्स लॉज पॉलिसीज़ वगैरह इनके असेंबलीज़ में बनती थी, अब क्या होगा, अब सारे रूल्स लॉज अब डायरेक्टली परवेज़ मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, अब वो बनाएंगे। तो फिर क्या हुआ, उसके अंडर में द वर्कर्स ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, जो सिविलियंस थे कैबिनेट में, उनके जो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और जो जितने भी मिनिस्टर्स थे जो सिविलियंस थे, जो आर्मी से बिलोंग नहीं करते थे, वो सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। उनकी खुद की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनी, और जो कैबिनेट की जो सिविलियन कैबिनेट्स की जगह थी, वो उनकी जगह अब उनके मिलिट्रीज़ के ऑफिसर्स ने ले ली। अब इनडायरेक्टली क्या होगा कि कोई भी चीज़ या कोई भी कानून बनाने में नाम तो रहेगा कि चलो ठीक है, कि हमने जो बिल पास किया या फिर जो भी पास किया वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में पास किया, लेकिन अब आदमी किसके बैठे हैं, खुद मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हैं, परवेज़ मुशर्रफ के ऑर्डर्स को मानने वाले लोग बैठे हैं। तो इसलिए इनको अब आगे कुछ भी डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फिर देखते हैं, आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, सो द पाकिस्तान has had elections, elected representative have some powers, but the final power rested with military officers and General परवेज़ मुशर्रफ। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही मिलिट्री सिविलियंस कैबिनेट की जगह मिलिट्रीज ऑफिसर्स ने ली, तो उन्होंने लॉ के हिसाब से वहाँ पे क्या हुआ, इलेक्शन कंडक्ट करा दिया। तो फिर क्या होगा, तो जो फाइनल पावर जो थी, जो सारी की सारी पावर्स जो थी, अब किसके पास आ जाएंगी, जाहिर सी बात है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास आ जाएंगी, और उनके जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके पास आ जाएगी। तो क्या ये डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो कर रहा है, ये आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या ये डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो इससे क्या हम समझते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा पिक्चर है, ये परवेज़ मुशर्रफ हैं, ये बॉक्स है, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी है, इन्होंने ताला मार के उस डेमोक्रेसी पे चाबी जो है यहाँ पे जो अंदर लोग बंद हैं उसी में डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये देखो ये डेमोक्रेसी की चाबी है, जो अंदर से एक हाथ आया हुआ। तो ये एक पिक्चर, कार्टून पिक्चर है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेमोक्रेसी की पूरी, लोकतंत्र की पूरी हत्या की गई थी, जिसको कहते हैं ना लोकतंत्र की हत्या, वो हुई यहाँ पे। तो क्या आप बताइए, ये यहाँ पे डेमोक्रेटिक, इस देश में, इस देश पाकिस्तान देश को हम क्या डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो इससे पहला फीचर जो हमारे सामने निकल के आता है पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का, जो पहला फीचर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी मैं आगे फीचर्स भी बताते चलूँगा आपको, तो ये आप इसको रट लीजिएगा। तो पहला फीचर क्या निकल के आता है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या हुआ, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, वो जो उन्हीं को लेना चाहिए जो कि इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, जिनको लोगों ने चुन के सामने लाया है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर लोगों द्वारा चुने गए थे, जैसे हम अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री पद पे बैठाते हैं, तो क्या होता है, तो वो जो डिसीजन लेते हैं हम फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको हमने चुना हुआ है। या फिर जो भी लोअर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है, जो भी राज्यसभा लोकसभा होता है, जो वहाँ से जो चुने हुए लोग रहते हैं, वो जो चुनते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को, तो वो जो डिसीजन लेते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इलेक्टेड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी का ये मतलब हुआ। तो इससे हम क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंडर जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अंडर में डेमोक्रेसी प्रिवेल करता ही नहीं था। आते हैं सेकंड पे,
अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम जानते हैं जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन में क्या होता है, वोट पड़ते हैं। तो जो आपका दूसरा टॉपिक है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। चाइना का एक एग्जाम्पल लेते हैं और मेक्सिको का एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए चाइना का में क्या सिस्टम है, चाइना भी अपने आप को कहता है हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वैसे ही सेम मेक्सिको कहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। आइए तो इस पे एनालिसिस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्या हम पता करते हैं क्या ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं कि इन देशों के अंदर क्या क्या हालात चलते हैं इलेक्शन के टाइम में। देखिए चाइना में क्या है, इलेक्शन हमेशा होता है हर 5 साल में, ठीक है। वहाँ पे एक इलेक्टिंग पार्टी है, जो पार्लियामेंट है वहाँ पे, जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। वहाँ पे एक पार्लियामेंट भी है जो कि नेशनल पीपल कांग्रेस है। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो भाई चलो अच्छी बात है, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन आगे देखते हैं, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ अ पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। फिर क्या है, ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास पावर है कि वो अपने देश का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सके, ठीक है। जो अभी बताइए चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। तो फिर हम क्या देखते हैं, लेकिन ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो इनका जो है पार्लियामेंट है, इनमें कौन लोग चुन के आते हैं, अब आगे देखते हैं। द बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए यहाँ पे मैटर हो गया गड़बड़। जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट्स को अप्रूवल चाहिए किसका, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है, कि हम इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इनके हाउस में बैठते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, नेशनल पीपल कांग्रेस के पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, वो किसके आदमी रहते हैं, वो किससे परमिशन लेते हैं, वो रहते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स रहते हैं, उनसे परमिशन लेके बैठते हैं। तो फिर क्या हुआ, इनडायरेक्टली क्या हुआ, तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अगर आप जाके बोलोगे कि मैं इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहता हूँ या फिर मैं चुनाव में खड़ा होना चाहता हूँ, तो आप इनडायरेक्टली इनसे परमिशन ले रहे हो। और चाइना में गवर्नमेंट भी हमेशा से इनकी ही रही है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। तो फिर क्या हुआ, ये तो सरासर हम यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमेशा से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी, तो और किसी की तो बन ही नहीं सकती। खैर चाइना में तो और कोई पार्टी है भी नहीं, वो केवल शो पीस है। जो भी है, हमेशा से हम देखते आ रहे हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ही हमेशा वहाँ पे सरकार बनती है। तो बताइए क्या चाइना में क्या डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है चाइना में? नहीं, नहीं करती। इसको हम आगे देखते हैं अभी। फिर देखते हैं मेक्सिको का एग्जाम्पल लेते हैं। मेक्सिको में क्या है, मेक्सिको जैसे देखते हैं, मेक्सिको को आज़ादी मिली थी 1930 में, ठीक है। यहाँ पे हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं और प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये न कंट्री कभी मिलिट्री रूल के अंदर आई, न डिक्टेटरशिप हुआ, यहाँ पे कभी कोई तानाशाही नहीं आई। लेकिन सन 2000 से हर इलेक्शन पीआरआई जीतती आ रही है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है। तो ये पीआरआई हमेशा से जीतती आ रही है वहाँ पे, 2000 के बाद से सारे इलेक्शन के वहाँ जीतती आ रही है। तो कुछ तो गड़बड़ होगा भाई, या फिर सरकार काम बहुत अच्छा कर रही है इसलिए वहाँ के लोगों ने इनको हमेशा कंटेस्ट किया, इनको हमेशा वोट दिया है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अपोजिशन पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ भी हैं जो कि इलेक्शन में खड़ी होती हैं इनके खिलाफ, लेकिन ये कभी जीत नहीं पाई। क्यों नहीं जीत पाई? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो पीआरआई है वो डर्टी ट्रिक्स करती है इलेक्शन जीतने के लिए। डर्टी ट्रिक्स इन द सेंस, जैसे आप देख लो, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑल दोज हु आर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड हिज पार्टी मीटिंग। जो भी सरकारी और दफ्तर में काम करते हैं या फिर सरकारी हैं, टीचर, गवर्नमेंट टीचर हैं, स्कूल हैं, तो उनको इनकी पार्टी की मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अब इनकी गवर्नमेंट है, ये चाहे जो भी कानून बनाए। तो यहाँ पे क्या मैंडेटरी कर देती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या फिर टीचर्स या गवर्नमेंट टीचर्स को कि आप हमारी मीटिंग अटेंड करें। और टीचरों द्वारा बच्चों को कहते हैं, पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि आप पीआरआई को वोट करें, ठीक है, फोर्स किया जाता है। मतलब आप फोर्स नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी का क्या रूल है कि आप ठीक है काम अच्छा करो, कोई भी सरकार है वो काम अच्छा करेगी तो लोग खुद ब खुद वोट देंगे, लेकिन आप किसी को दबाव नहीं डाल सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। वही चीज़ यहाँ मैक्सिको में हो रहा है कि यहाँ पे टीचर्स के थ्रू फोर्स बनाया जाता है बच्चों के पेरेंट्स पे कि आप पीआरआई को वोट दें। और
जब मीडिया मीडिया और ये क्या कहते हैं, मीडिया और अदर पॉलिटिकल पार्टीज आवाज़ें उठाती हैं या क्रिटिसाइज़ करती हैं, तो उनको क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट विच इज़ मेड। अब देखिए, पोलिंग बूथ पे भी छेड़छाड़ यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, मैक्सिको क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं है। तो हम क्या देखते हैं इस दोनों केसेस में, चाइना और मेक्सिको के केसेस में, कंक्लूजन हम क्या निकाल के देखते हैं कि इन बोथ दिस केसेस वी सी देयर इज़ नो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर कोई है ही नहीं, कोई इलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं, लोगों को फोर्स किया जा रहा है मेक्सिको के केस में। चाइना के केस में हम क्या देखते हैं, एक ही पार्टी है, वो एक ही पार्टी है जो इलेक्शन कंटेस्ट कराती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो यहाँ पे कोई फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होता है। तो इससे क्या, देखिए, इस डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर्स क्या निकल के आता है सामने हमारे, कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में हमेशा फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के इलेक्शन होना चाहिए। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू लूज। जो कि पावर में हैं उनको एक वो भी कहते हैं ना, डर बना रहे कि हम हार सकते हैं कोई भी इलेक्शन। तो एक फेयर होना चाहिए, एक फ्री और फेयर इलेक्शन हमेशा किसी भी देश में होना चाहिए। जब अब जैसे चाइना में लेते हैं कि क्या है, उनको तो हारने का डर ही नहीं, क्योंकि उनके वो वही एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी प्रिवेल करती है वहाँ पे, तो उनको तो कोई हारने का डर ही नहीं है। तो हमेशा इलेक्शन जो है फ्री और फेयर होना चाहिए किसी भी देश में। तो ये रहा सेकंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, ये देखिए नीचे पिक्चर्स के थ्रू हमने दिखाया है पावर टू द पीपल। हमेशा पीपल जो पावर है वो पीपल के पास ही होना चाहिए, वोटिंग पावर जो है पीपल के पास ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो तीसरा है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक पर्सन एक वोट, और एक पर्सन की वोट की क्या वैल्यू होती है, हम उसको देखते हैं। इसका भी एग्जांपल कैसे समझते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेंस को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। जैसे कि देखते हैं, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट द पीपल ऑफ बिलोंगिंग रशियन माइनॉरिटीज फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। जब एस्टोनिया भी पहले एक रशिया का पार्ट था जब यूएसएसआर हुआ करता था, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद एस्टोनिया में जो माइनॉरिटीज़ थी, मतलब जो जो रशियंस रहते थे, उनको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं था। और वही केस हम फिजी में देखते हैं। तो वहाँ के इलेक्टोरल सिस्टम में इंडिजिनस फिजी जो हैं, उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन फिजियंस। इंडियन फिजियंस जो वहाँ पे रहते हैं, इंडियन फिजियंस वो थे जो ब्रिटिश रूल के टाइम में यहाँ के जो इंडियंस मजदूर थे, वो फिजी एक आइलैंड है, वहाँ फिजी ले गए थे वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह करने की। अब लोग वहाँ बस गए, इंडियंस वहाँ पे बस गए। अब उनकी जो आने वाली जो जनरेशन है वो वहीं पे है। लेकिन फिजी में क्या रूल है, वहाँ के इलेक्टोरल सिस्टम में ये रूल है कि जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, वहाँ पे फिजीज़ जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनके वोट का ज़्यादा महत्व है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन फिजीज़। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम थर्ड फीचर हमारा सामने आता है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन टू वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। समझ में आया? एक वोट डाले एक सिटीज़न, हर सिटीज़न एक वोट डाले, एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। उसकी एक वैल्यू होती है। तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, इक्वलिटी भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सऊदी अरेबिया में वुमेंस को वोटिंग देने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे क्या देखते हैं, रशियंस के साथ भेदभाव हो रहा है या इंडियन फिजियंस के साथ भेदभाव हो रहा है। तो एक इक्वलिटी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और हर एक, अब यहाँ पे क्या हम देखते हैं फिजीज़ के कंडीशन में, कि इंडियन फिजीज़ के वोट का कम वैल्यू एज़ कम्पेयर टू द वहाँ के जो मूल निवासी हैं फिजीज़। तो यहाँ पे फ्री और फेयर कंडक्ट करो इलेक्शन, और हर वोट की हर एक वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। तो ये कुछ केस हम सामने लेके आते हैं। तो ये थर्ड फीचर्स आपके सामने निकल के आता है डेमोक्रेसी का। आगे देखते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट। तो ये देखते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट क्या है। इसमें हम जिम्बाब्वे का एग्जांपल लेते हैं। जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस वाइट मिनॉरिटी से मिली थी कब, 1980 में। ठीक है, तो वहाँ की जो एक रूलिंग पार्टी थी,
ज़ानू पीएफ करके नाम है उसका, वो एक फ्रीडम स्ट्रगलर थी। मतलब इन्होंने ही ज़िम्बाब्वे को आज़ादी दिलाई, ज़ानू पीएफ पार्टी है, इन्होंने ही आज़ादी दिलाई थी। तो ये क्या है, काफ़ी फेमस पार्टी हो गई वहाँ पे। तो फिर जो इसके लीडर थे, रॉबर्ट मुगाबे नाम था इनका, वो कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ज़ानू पीएफ। इलेक्शन हमेशा हर साल हर जो इंतराल पे होते थे, तो हमेशा इलेक्शन कौन जीतता था, ज़ानू पीएफ पार्टी हमेशा जीतती थी। प्रेसिडेंट जो रॉबर्ट थे मुगाबे वाज अ पॉपुलर बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। ओ भाई ये प्रेसिडेंट बन गए भाई इलेक्शन जीत के। जब इन्होंने इलेक्शन जीता और ये काफ़ी जो पॉपुलर थे, लेकिन इनके अंदर भी था अनफेयर प्रैक्टिसेस यहाँ पे जिम्बाब्वे में इलेक्शन के टाइम में होते थे। तो over the year this government changed the constitution several times to increase the power of president and make him less accountable। देखिए क्या है, जब जब ये चुनाव जीतते थे, ये संविधान में हमेशा संशोधन करते थे और अपनी पावर्स को बढ़ाते थे, प्रेसिडेंशियल पावर्स को बढ़ाते थे। और तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया ताकि अपनी पावर्स को बढ़ा सकें। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। अपोजिशन में कोई खड़ा होता था तो काफ़ी सारी प्रताड़नाएं दी जाती थी, हरास किया जाता था, उन्हें उठने नहीं दिया जाता था। काफ़ी सारे पब्लिक प्रोटेस्टर्स जो थे वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर कुछ करते भी थे तो उन्हें इलीगल डिक्लेयर करके जेल में डालना, काफ़ी ये सब चीज़ें जो थी। तो क्या ये डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे हैं डेमोक्रेसी को फॉलो। तो फिर क्या हुआ, तो इससे हम क्या कंक्लूजन पे निकलते हैं कि अ पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। भले देखिए इनके पास पॉपुलैरिटी है, लोगों का पूरा एकदम विश्वास है, सब कुछ है, लोग इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकता है। तो इससे हम ये समझते हैं यहाँ पे। तो इट विशेस टू एक्सेस द डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। ठीक है, हमें इक्वली इम्पोर्टेंट देना चाहिए इलेक्शंस को, बिफोर और आफ्टर। इसको अच्छे से केस स्टडी करिए आप, क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमें इसको पूरा इक्वल इम्पोर्टेंट हर चीज़ को देना चाहिए। हमें जो अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह जो खड़ी होती हैं, उनको भी पूरी राइट्स देनी चाहिए। तो इसका कहने का मतलब यही है। तो हम क्या देखते हैं, इससे क्या हमारा निकलता है, फोर्थ फीचर निकलता है। इससे हमारा डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर क्या निकलता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। मतलब अगर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रूल करती है, उसको संविधान के जो कानून बने हैं, संविधान के अंतर्गत उनकी कोई सीमाएं होती हैं। और और हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सिटीजन्स की जो राइट हैं वो कभी न छिने। तो ये हमारा फोर्थ फीचर निकल के आता है, जो हम जिम्बाब्वे के केस स्टडी के थ्रू हम समझते हैं। तो ये हो गया फोर्थ फीचर। तो आज देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, जो रूलर होते हैं वो लोगों द्वारा इलेक्ट किए हों। हम लोग जो वोटिंग के थ्रू, वोटिंग प्रोसीजर के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू जिसको हम चुन के लाएं सरकार में, वो उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ फीचर्स ये थे। द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस। इलेक्शन ऑफर्स अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। The exercise of the choice leads to the government limited by basic rule of constitutional and citizens right। तो हमने ये केस स्टडी का किस में देखी, पाकिस्तान के केस स्टडी में देखी। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वोटिंग इलेक्शन केस में देखा हमने चाइना और मैक्सिको के केस में देखा गया। द चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। मतलब सभी बराबर हैं, हर सभी को इक्वल राइट मिलना चाहिए, इक्वल वैल्यू हर वोट्स को मिलनी चाहिए। हम इसका एग्जांपल हमने किस में देखा, हमने जो देखिए द चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। तो सबको इक्वल बेसिस पे
यहाँ पे समान अधिकार मिलना चाहिए। तो फिर ये देखिए, द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। यहाँ पे राइट्स को हम प्रिजर्व करते हैं, सिटीजनशिप राइट्स को। कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है उसको, उसके अंतर्गत अगर हम सरकार चलाएं या फिर इलेक्शन कंडक्ट करें, तो ये केस हमने जिम्बाब्वे के केस में देखा था। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ डेमोक्रेसी के बारे में। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लाऊंगा और फिर मिलेंगे हम पार्ट 2 में। और लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर दें। और एक चीज़ और बोलना था मुझे कि आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट किया करो। आपको कोई तरीका अगर सही नहीं लगता पढ़ाने का मेरे, या फिर कुछ भी डाउट्स हो, तो आप ज़रूर आके पूछो क्वेश्चन। आप कमेंट नहीं करते हो तो फिर लगता है ऐसा है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो फिर अंदर से फिर वो पढ़ाने की इच्छा भी जो होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। खैर, अपना काम तो है पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊँगा ही। लेकिन ये है कि एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दिया करो। तो एक क्या है कि मनोबल भी मिलता है हमें आगे और अच्छी तरीके से काम करने का और अच्छे कंटेंट्स बनाने का, बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क्स टू प्रिपेयर दिस स्लाइड्स। सो it's your duty also to show some interest in this study procedure. Okay, तो आई होप आप सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें इस पेंडेमिक से। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।